जो क्लासेस हमने ली हैं उन तमाम क्लासेस के अंदर अ, हमने एसएमसी की एनाटॉमी को डिस्कस किया है, उसकी फिजियोलॉजी को भी डिस्कस किया है। थोड़ी बहुत जो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हम आज मज़ीद डिस्कशन करके इस एसएमसी के तमाम जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड उनको हम आज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से सर आदिल सुमरो साहब, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं और हाई क्वालिफाइड वेल ट्रेनर भी हैं, और हमारे आईबीए के एसपीएससी क्वालिफाइड हेडमास्टर भी हैं। कल वो आपका क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद सर आलमगीर डॉक्टर आलमगीर साहब मौजूद हैं, वो भी आपकी 2-3 क्लासेस कंडक्ट करेंगे। देन ऑनवर्ड्स मैं अगेन आपकी क्लास जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दूंगा। आज इस हफ्ते मेरी ये लास्ट क्लास है। एनीवेज, हम लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसके बाद आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है एसएमसी की, और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, और थोड़ा बहुत हम एसएमसी की ऑडिटिंग प्रोसेस को देखेंगे, और उसके बाद हम सिप और इंटरव्यू क्वेश्चंस पे चले जाएं। हमने कल बहुत डिस्कस किया था डीपली, लेकिन यह है कि जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे उन क्वेश्चंस के बाद मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें तब्दीली करता हूँ। हर सेशन के बाद फीडबैक आखिर में जो मिलता है उसके बाद नीडफुल जो काम होता है उस पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। तो डोनर्स ऑफ एसएमसी, हमारे पास दो तरह के डोनर्स होते हैं। एक हैं आपके इंटरनेशनल डोनर्स, और एक है दूसरे हैं आपके नेशनल डोनर्स। अब इंटरनेशनल डोनर्स कौन है? भाई ये वो डोनर्स हैं जो आरएसयू या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डोनेट करते हैं एजुकेशन फॉर इमरजेंसी एजुकेशन। जिस तरह से डिजास्टर में एजुकेशन चलती है, हमारे पास सिंध में डिजास्टर हो या ना हो, इमरजेंसी की सिचुएशन हो या ना हो, लेकिन हमारे पास अलमिया ये है कि हम तकरीबन साल के 12 महीने इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं। हमारी तालीमी सूरत हाल इतनी तो खराब है कि हम इमरजेंसी में ही होते हैं। तो ये इंटरनेशनल डोनर्स जो होते हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एजुकेशन की मद में जो पैसे देते हैं, हमारे पास वो पैसे इंटरनेशनल डोनर की हैसियत से एसएमसी अकाउंट में आ जाते हैं। जबकि हमारे पास जो नेशनल डोनर्स हैं, वो नेशनल डोनर्स आपके पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल है, और आपके टीचर्स विद इन दी स्कूल एनवायरनमेंट, जो टीचर्स आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी उसमें शामिल है, और जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी उसमें शामिल है। अब ये देखें, ये इंटरनेशनल तो आपके बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन ये जो नेशनल जो ये जो चीज जमा होती है, ये फंड जमा जो होता है वो भी आपके बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए। हाँ, उसकी लिमिट है। हर हेडमास्टर अपने पास लिमिट रखता है कि भाई पेटी कैश, कितनी पेटी कैश स्कूल में होनी चाहिए या हेडमास्टर के जेब के अंदर आर्जी तौर पे होनी चाहिए, उसकी लिमिट वो अपने आप के खुद वो डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरे जेब में अगर 10,000 रुपये भी होते हैं तो मुझसे वो संभाले नहीं जाते। मैं रख लेता हूँ अकाउंट में, एटीएम में, या घर पे रख लेता हूँ, या किसी और अपने करीबी रिश्तेदार को या दोस्त को दे देता हूँ कि अमानत के तौर पे आप मेरे वो रख दीजिए। अब देखें, हेडमास्टर की नेचर के ऊपर है। अगर आप कंट्रोल में, आपकी जेब में, आपके पर्स में, आपके कस्टडी में आप पेटी कैश के तौर पे आप खुद रखें, या किसी ईमानदार टीचर को आप दें, और वो 50,000 रुपये तक अगर आप रख लेते हैं तो इट्स ओके। लेकिन ये है कि आप देखें आपके स्कूल में नीड कौन सी पड़ती है, कैसी पड़ती है, उस हिसाब से आप पेटी कैश रखें, लिमिटेड रखें। ऐसा ना हो कि सारे का सारा अमाउंट जो आपको नेशनल डोनर्स की तरफ से जो मिलता है वो सारा आप पेटी कैश में रखें, बैंक में ना जमा करवाएं। बेहतर है कि आप बैंक में जमा करवाते जाएं, और स्टेटमेंट के जरिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या चीज है। ये कल रिकॉर्ड का मैं समझा रहा था, और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस हो रहे थे, उन क्वेश्चंस में कुछ रिकॉर्ड के हवाले से पूछा गया था। लेकिन ये रिकॉर्ड की जो चीज़ है वो आपके सामने अगेन मैंने इसीलिए लाया है कि अगर किसी को कोई इस हवाले से स्लाइड देखनी हो या कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा हम आगे जाएं स्लाइड के बाद।
अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप नोट करें, मैं आपको क्वेश्चन का मौका दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आज ये हमारा एसएमसी का लास्ट डे है। तो मैं चाहूंगा कि आपको कंप्लीटली इसके हवाले से कंप्लीट जो A to Z चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। भाई एसएमसी का बैंक अकाउंट, जरूरी नहीं कि जो आपका स्कूल फंक्शनल है तो आपका एसएमसी का अकाउंट भी हो, ये जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे फंक्शनल स्कूल हैं लेकिन उनके एसएमसी के अकाउंट हैं ही नहीं, या अगर उन्होंने खुलवाए हैं तो वो डॉर्मेंट हो गए। अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप स्कूल के रिकॉर्ड में चेक करें, स्कूल फंक्शनल है, एसएमसी का अकाउंट नहीं मिल रहा, तो आप प्रीवियस जो हेडमास्टर ने आपको चार्ज शीट दी है, हैंडओवर करते वक्त जो आपको लिख के देते हैं, चार्ज फर्द उसको कहते हैं, या चार्ज शीट हम उसको कहते हैं, उसमें अगर उसने लिखा है कि एसएमसी का अकाउंट है, चेक बुक वगैरह, तो जाहिर बात है वहां आप चेक करें। अगर उसमें नहीं है तो उससे भी पहले वाले हेडमास्टर की चार्ज शीट आप चेक करें, जो चार्ज शीट आपको मिलती है वहीं से आपको मिलेगा। अगर नहीं तो आप विलेजर से राब्ता करें, अगर फिर भी नहीं तो आप कंसर्न ऑफिसर से राब्ता करें, डीओटीओ या एलएसयू के पास चले जाएं, वहां पे आपको आपके स्कूल के एसएमसी के मुतालिक तब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक आप उनको सैम्स कोड ना दें। अच्छा, अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, प्रीवियस अकाउंट है ही नहीं, तो नया अकाउंट खुलवाने के लिए आप आपने नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, या अगर आपने प्रीवियस एचएम से चार्ज लिए तो आपने अपने डिटेल्स पर्टिकुलर्स आपने अकाउंट में दाखिल करवाने पड़ेंगे, या अगर आपने इलेक्शन करवाई है तो चेयरपर्सन नया आया तो उसके पर्टिकुलर्स के लिए आप क्या करेंगे, आप बैंक से रजू करेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप इंचार्ज हेडमास्टर हैं नॉन गजेटेड, नॉन गजेटेड इंचार्ज हेडमास्टर, कोई एचएसटी भी हो सकता है, पीएसटी भी हो सकता है, जेएसटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसका अलग प्रोसीजर है। एचएम अगर आप गजेटेड हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है। नॉन गजेटेड जो इंचार्ज हेडमास्टर्स होते हैं वो लिखेंगे लेटर अपने कंसर्न टीईओ को लिखेंगे, या जो उनका डीडीओ होगा उसको लिखेंगे, और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैंने इसकी स्कूल की चार्ज ली है, एक तो मेरी सिग्नेचर उसमें चेंज करवाएं और दूसरी चेयरपर्सन को इलेक्शन करवाइए उसकी सिग्नेचर चेंज करवाएं। लेकिन अगर आप खुद हेडमास्टर हैं 17 ग्रेड के, 18 19 20 के, तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप लेटर लिखेंगे बैंक मैनेजर को, और उसको सिग्नेचर स्पेसिमेन के हवाले से आप उन्हें कहेंगे कि भाई मेरी सिग्नेचर चेंज करो, और उसमें आप इनक्लोजर्स लगाएंगे। अब लेटर का एक सैंपल मैंने आपके सामने रखा है कि ये इस तरह का लेटर होता है। ये देखें आप लेटर, अगर आप एचएम हैं, अगर आप एचएम हैं या इंचार्ज हैं तो दोनों तरह से आप अलग अलग एड्रेस करेंगे। अगर आप एचएम गजेटेड हैं तो आप डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे, जो बैंक का ब्रांच मैनेजर होगा उसको लिखेंगे। लेकिन अगर आप इंचार्ज हैं तो तालुका एजुकेशन ऑफिसर को आप लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर ब्रांच मैनेजर तो आप बैंक का नाम लिखेंगे, अगर तालुका एजुकेशन ऑफिसर लिख रहे हैं तो मेल फीमेल प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है वो आप उसका तालुके का नाम वगैरह लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर अपडेटिंग द पर्टिकुलर्स एंड सिग्नेचर ऑफ एसएमसी चेयरमैन एंड हेडमास्टर। ठीक है भाई, इसमें सब्जेक्ट में आप देखें सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा क्लियर होता है और पार्ट होता है, और जो काम वाली चीज होती है वो उसमें लिखी हुई होती है। मिसाल के तौर पे इसने ये लिखा है, I hope this letter finds you best in the health and wellness. This is to inform you that the headmaster of the following school has been transferred and new headmaster has joined, whose details along with the signature specimen are given below. Please note that new chairperson has also been elected, so his particulars along with signature are also given below. Furthermore, the minutes of election are also endorsed, enclosed here with the letter for your pursuer. मिसाल के तौर पे आप देखें हेडमास्टर के पर्टिकुलर्स लिखे हुए, हेडमास्टर का नाम क्या है, उसकी सिग्नेचर स्पेसिमेन, दो स्पेसिमेन कम से कम होते हैं, अगर तीन है तो अच्छी बात है वरना दो है, यानी एक बंदा दो मरतबा साइन करके उनको देगा, वो अपने पास स्कैन करके रखते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सिग्नेचर अगर आप खुद भी हैं तो आपकी दो सिग्नेचर अलग अलग की हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है। सिग्नेचर का पैटर्न एक होगा लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसीलिए दो सिग्नेचर कम से कम, दो या तीन सिग्नेचर करवाना जरूरी है। यहाँ पे आप देखें चेयरपर्सन का नाम लिखा हुआ है, उसके पर्टिकुलर्स हैं, उसकी डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है कि भाई आजकल ये शर्त बहुत जरूरी उन लोगों ने कर दिया है कि भाई जो आप चेयरपर्सन इलेक्ट कर रहे हैं
ये बहुत जरूरी चीज है, वो चेयरपर्सन खुद गवर्नमेंट का मुलाजिम होना चाहिए, प्राइवेट बंदा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अकाउंट के अंदर चेंज नहीं आएगी या नया अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से वो क्वेश्चंस बैंक्स जो होती है वो राइज करती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ये बहुत सख्ती हो गई, तो इसीलिए बेहतर है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो। किसी पेरेंट को आप चेक करें, वो पेरेंट आपका गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो तो उसको आप चेयरपर्सन करें। अब यहाँ पे आपके इलेक्शन का सत्यानाश हो जाएगा। अगर आपको इलेक्शन में बडेरा मिलेगा, उसका गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं है, तो जाहिर बात है आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी आपने शो करनी। ठीक है भाई। अब देखें, नीचे सिग्नेचर होगी। अगर ऊपर आप एचएम खुद हैं तो आप अपनी खुद सिग्नेचर करेंगे। अगर आप इंचार्ज हैं तो आप क्या करेंगे, आप इंचार्ज की सिग्नेचर करने के साथ साथ टीओ से टीओ को आप उसकी कॉपी भेजेंगे, या आप अगर खुद एचएम है तो आप खुद अपनी सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, सर अस्सलाम आप वालेकुम। आपने बैंक अकाउंट हेलो। खुलवाया। जी। मुझे ये पूछना है सर कि आपने जैसे बताया ना कि पीएसटी या जीएसटी भी इंचार्ज एचएम बन सकते हैं, तो ऐसा भी होता है कि मतलब 16 ग्रेड का जो है वो टीचर मौजूद होता है, इसके बावजूद जीएसटी या पीएसटी बन सकता है, या मोस्ट सीनियर को ही बनाना होता है स्कूल में इंचार्ज एचएम? सबसे पहली बात, इसके सर्विस रूल्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जो मोस्ट सीनियर है उसको आप इंचार्ज करें। मोस्ट सीनियर अगर वॉलेंटियरली लिख कर देता है आपको कि नहीं मैं नहीं होना चाहता, तो आप उसके बाद जो सीनियर है उसको आप सेलेक्ट करें। लेकिन बाज औकात ये होता है, बाज औकात मोस्ट सीनियर वो विलिंग भी है, लेकिन वो अंडर इंक्वायरी है, किसी इंक्वायरी केस में फंसा हुआ है, तो उसको एचएम नहीं किया जाता, इंचार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद जो होता है उसको किया जाता है। तो इसके लिए आप अपने कंसर्न स्कूल के स्टाफ से मशवरा करते हैं, और जो आपका कंपिटेंट ऑफिसर है, डीडीओ है, टीओ है, डीओ है, वो ही डिसाइड करते हैं। वो मशावरत से ही डिसाइड होता है। इसके लिए क्लियरली जरूरी नहीं कि भाई जो मोस्ट सीनियर है एनी हाउ उसका ही होना जरूरी है, जूनियर भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सीनियर उसके साथ एग्री हो। अगर वो एग्री नहीं है तो वो अंडर इंक्वायरी है, तो फिर आप जूनियर को कर सकते अच्छा, और मोस्ट सीनियर जो है वो ग्रेड के हिसाब से देखेंगे या टाइम उसका जितना हुआ होगा सर्विस का उसके हिसाब से देखेंगे? हैं। डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, उसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ एंट्री इनटू प्रेजेंट स्केल। इन दोनों को देखेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई 1984 में आया है लेकिन अभी एचएसटी हुआ है, तो जो एचएसटीज और हैं उन एचएसटीज को आप देखेंगे, जिनकी सर्विस ज्यादा एज एचएसटी है उसको आप करेंगे। अगर प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल में जाहिर बात है डेट ऑफ एंट्री टू गवर्नमेंट सर्विस जरूरी नहीं कि भाई शुरुआत शुरुआत से ही वो पीएचडी हो सकता है कि शुरुआत में वो क्लर्क हुआ हो। तो डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस आप चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद चेक करेंगे कि प्रेजेंट पोस्ट पे उसको कितना टाइम हुआ है। प्रेजेंट पोस्ट पे उसको उस ज्यादा टाइम उसका होना वो बहुत जरूरी सर ये नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही हूँ कि अगर जैसे एक बंदे की सर्विस को जैसे 15 साल हो गए लेकिन वो अभी जीएसटी है, ठीक है, और जो है। दूसरा ठीक है। है वो एचएसटी है लेकिन उसको अभी 2 साल हुए, तो फिर सीनियर कौन कहलाएगा? वो 15 साल सर्विस वाला कहलाएगा या एचएसटी कहलाएगा? सीनियर सर्विस रूल के मुताबिक वो कहलाएगा जो सबसे पहले डिपार्टमेंट के अंदर आया है, डिपार्टमेंट को जिसने ज्वाइन किया है, वो ही सीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर एचएसटी नया आया है उसका स्केल ज्यादा बड़ा है, स्केल बड़ा है, लेकिन अगर 15 साल जेएसटी 15 साल में काम कर रहा है तो उसका स्केल भी टाइम स्केल के हिसाब से उसके बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल कंसीडर होंगे, और इक्वल दोनों होंगे तो उसमें सबसे पहले जो जिसने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है आप उसको एज इंचार्ज करेंगे। ओके सर, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, आपका अकाउंट जब खुल गया उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं? अगर आप खुद हेडमास्टर हैं और आपके साथ आपका तावन करने वाला चेयरपर्सन मौजूद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसर्न बैंक के अंदर मतलब बार बार जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट लें, बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो आप पूछें। अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से पूछेंगे कि भाई मेरी जो एसएमसी अकाउंट की है वो क्यों नहीं आई। अगर क्यों नहीं आई उसका रीजन पूछेंगे, और ये बाज औकात आपको आपके जो इंचार्ज कुलीग्स हैं या हेडमास्टर्स हैं दीगर स्कूल्स के, उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने अपने अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। सबके आ गए
आपके नहीं आए तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, वो मिस्टेक आपको करेक्ट करवानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके सैम्स कोड के अंदर मिस्टेक हो सकता है कि आपने स्कूल के जो अकाउंट जो खुलवाया है उस अकाउंट में कोई ऑब्जेक्शन आया हो, या हो सकता है कि प्रीवियस जो हेडमास्टर्स हुए हैं उनकी कोई गलती हो जो जिसकी वजह से आपके एसएमसी के अकाउंट को डॉर्मेट कर दिया गया है। कोई भी रीजन उसका हो सकता है, इसीलिए आपने बैंक को भी बार बार विजिट करना होता है, और साथ में बैंक के साथ साथ आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी डीओ टीओ एलएसयू कोऑर्डिनेटर के साथ आपने राब्ता जरूर करना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल एसएमसी के जिम्मन में आपका एलएसयू का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एसएमसी का फंड वगैरह आना नहीं आना ये सारे का सारा काम आपके एलएसयू के पास उसकी डेटा होती है, वो आपको बताएगा कि क्यों नहीं आया। बैंक वाले को पता नहीं होगा, बैंक वाला सिर्फ आपको बताएगा कि फंड आया है या नहीं आया, बस। बाकी जो टेक्निकल फॉल्ट वगैरह है वो आपने उस हिसाब से देने। हो सकता है कि आपने अपना जो प्रपोजल है रिक्वेजिशन फॉर्म है वो आपने क्वार्टर कंसर्न यानी डीओटीओ को आपने टाइमली जमा नहीं करवाया हो। उसमें रिक्वेजिशन के अंदर आप ये लिखते हैं कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है और मैं ये काम करवाऊंगी, तो इस वजह से भी हो सकता है आपने वो टाइमली जमा नहीं करवाया, उस वजह से भी एसएमसी आपकी रुक सकती है। ठीक है। अच्छा, एसएमसी का ऑडिट का क्या प्रोसीजर है? ऑडिट एसएमसी की कभी भी रेगुलर नहीं सर होती। LSU का मतलब? जी, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये LSU आपने ऑफिसर लिखा है ना, LSU ऑफिसर है, देखें, उनसे कंसर्न पता आरएसयू कर। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट पूरे सिंध का एक प्रोजेक्ट है जो एसएमसी के साथ साथ दीगर नए स्कूल्स होते हैं उनको, तमाम प्रोजेक्ट उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखता है। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट जो कि उसका जो सीपीएम है चीफ प्रोग्राम मैनेजर, वो 20 स्केल का सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है। उसकी ऑफिस हेड ऑफिस है कराची के अंदर, कराची में उसकी हेड ऑफिस है। उसके बाद हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर रीजन, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका एक छोटा सा यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं एलएसयू। उसका मतलब है कि लोकल सपोर्ट यूनिट। और उसका जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कम से कम 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर होता है, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे कोई सुपरिटेंडेंट हो, या चाहे लेक्चरर हो, चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, किसी को भी वो डिपोर्ट करके एलएसयू कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उसको दे देते हैं, और उसको उसका अलग से अलाउंस भी मिलता है। और मोस्टली वो डीसी ऑफिस में बैठते हैं या डीओ ऑफिस में बैठते हैं। तो हर जिले के अंदर ये कोऑर्डिनेटर्स मौजूद होते हैं, आपने उनसे राब्ता करना होता है। ठीक है भाई। एसएमसी का ऑडिट प्रोसीजर, एसएमसी की ऑडिटिंग जो होती है वो रेगुलरली नहीं होती। वो तकरीबन अ, होती है, लेकिन उसका कोई टाइमलाइन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन उसका नहीं होता। उसके हिसाब से आप ये देखें स्लाइड के अंदर, स्लाइड के अंदर आप चेक करें कि ये लिखा हुआ है कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं होता। ऑडिटिंग तब होती है जब डोनर्स चाहे, चाहे वो डोनर लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल डोनर हो, कोई भी डोनर हो, वो डोनर जब तक नहीं चाहता ऑडिट नहीं होगी। या डोनर के बाद डीओ भी आपको बुला सकता है, टीओ भी बुला सकता है, आरएसयू का ऑफिसर भी बुला सकता है। और अगर डीओ टीओ आरएसयू का ऑफिसर ने एंटी करप्शन को लिख लिया कि भाई इस ऑडिट हो, तो फिर एंटी करप्शन वाले भी आपको बुला सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो ऑडिटिंग होती है एसएमसी में एज पर रूल, वो ऑडिटिंग होती है कम्युनिटी की तरफ से। कम्युनिटी अगर चाहे तो वो ऑडिट कर सकती है आपकी। अब ऑडिट क्यों होती है? ऑडिट पे कुछ ऑब्जेक्शन लगते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए जमा है, 1 लाख रुपए जमा है और आपने नया स्कूल खोला है, बिल्डिंग भी है, सारी चीजें हैं, तो एट वंस आप 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। भाई 1 लाख रुपए आप निकालें, माइनर रिपेयर है, जो भी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप निकालेंगे तो आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। अगर एट वंस तमाम आप निकाल लेंगे तो आपका ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इसीलिए ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने के लिए
आपने क्या करना होता है, आपने उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके आपने निकालना होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि डीओ ऑडिट करेगा तो कैसे करेगा, टीओ करेगा कैसे करेगा, आरएसयू करेगा कैसे करेगा। उसके अंदर सबसे पहले हम टीओ की बात करें तो टीओ जो है वो एक जनरल लेटर लिखता है तमाम जो हेडमास्टर्स होते हैं, इंचार्ज हेडमास्टर्स, उनको, या हो सकता है कि इंचार्ज हेडमास्टर्स के साथ साथ आजकल डिपार्टमेंट के अंदर हेडमास्टर 17 स्केल का है, 18वें स्केल का है, 19वें का है या 20वें का है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से टीओ लेटर उसको लिख रहा है और लिख सकता है। अभी उन्होंने एक अंधा कानून बनाया हुआ कि 18वें ग्रेड को 17वें ग्रेड का टीओ वो लिख रहा है, तो उस हिसाब से टीओ जो है वो 19वें ग्रेड के ऑफिसर को भी लिख सकता है कि आपके एसएमसी की थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट आपने इस्तेमाल किया और कितना अमाउंट आपके फंड में अभी मौजूद है, उस हवाले से आप थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं। इसलिए आपकी ऑडिट होगी, आप अपने जो डिटेल्स हैं वो लेकर हमारे पास फला फला तारीख पे आप आ जाएं। अब ये टीओ आपको लिख सकता है और उसमें जो भी टीओ के अंडर में जो भी एचएम्स होंगे वो सारे के सारे वहां पे आएंगे और वो अपने जो रिकॉर्ड है वो चेक करवाएंगे, रिकॉर्ड की छानबीन होगी, रिकॉर्ड चेक होगा। अगर रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ गई, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 रुपये आपके पास थे, उस 10,000 रुपये से आपके पास जो वाउचर्स हैं, सबूत है, वो सिर्फ है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये अभी रिमेनिंग है, तो टीईओ आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन में रिकमेंड करेगा कि भाई 5,000 रुपये जो आपने निकलवाए हैं वो आप वापस जमा करवाएं बैंक में। आप कहेंगे नहीं मैंने खर्च कर दिए, भाई खर्च किए हैं तो उसका कोई सबूत है आपके पास? आप कहेंगे नहीं मैंने खर्च किए, सबूत नहीं है, तो या तो आपने सबूत बनाना पड़ेगा, टीओ को सेटिस्फाई करने के लिए सबूत आप दिखाएं। अगर सबूत नहीं है तो आपको वो अमाउंट जो है वो रिटर्न करवानी पड़ेगी, बैंक में दोबारा डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसी तरह से टीओ के पास अगर आपने जमा नहीं करवाई तो वो केस आपका चला जाएगा डीओ के पास, और डीओ आपको बुलाएगा और वो आपके ऊपर ऑडिट का ऑब्जेक्शन लगाएगा और वो कहेगा कि भाई आप ये फंड जमा करवाएं। आपने उनको भी सेटिस्फाई करना होगा, सेटिस्फाइड नॉट इन टर्म्स ऑफ करप्शन, satisfy in terms of clearance, transparency. You have to show whatever the evidences you have, either in the shape of vouchers, in the shape of photography, in the shape of videos, or in the shape whatsoever. जो भी आपके पास evidences हैं, you have to show them. If you are not satisfying DEO in terms of transparency, in terms of transparency, in terms of transparent withdrawal expenditure, then TO may refer the case to RSU, and RSU will call upon a meeting with you that you must bring all the record and show whatever you have expended and what is expenditure and what is debt and credit. तो RSU भी आपको बुलाएगा, then the same procedure will be imparted by RSU. अगर RSU आपको ऑब्जेक्शन ऑडिट ऑब्जेक्शन रिमूव कर देता है तो फिर ये कि आप ओके हो गए। अगर आरएसयू ने भी ऑडिट ऑब्जेक्शन बरकरार रखे तो वो आरएसयू की मर्जी है, वो सीपीएम को लिखे, डायरेक्टर आपके कंसर्न उसको लिखे, क्योंकि डीओ से आप होके आए हैं तो आरएसयू वाले डायरेक्टर को भी लेटर लिख सकते हैं, या आरएसयू का अपना जो हेडक्वार्टर है सीपीएम, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, उसको भी लेटर लिख सकता है, या हो सकता है कि आरएसयू वाले आपको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भेज दें कि भाई एंटी करप्शन को जाके आप ये आप आपके ऊपर करप्शन साबित हो गई और आप जाएं एंटी करप्शन के पास, तो फिर एंटी करप्शन आपकी ऑडिट करेगी। लेकिन ये जो ऊपर वाली जो तीन चार जो लिखी हुई हैं, उन सब से जो स्ट्रॉन्गर ऑडिट है वो है कम्युनिटी का ऑडिट, यानी जो गांव वाला एक विलेजर है, जो गोठाणु माण्हू आहे वो तव्हांजी ऑडिट वधीक कर सके, जो आपका गांव वाला आदमी है, कम्युनिटी वाला, वो आपकी इससे भी ज्यादा स्ट्रांग ऑडिट कर सकता है। वो अलग बात है कि कम्युनिटी वालों को पता नहीं होता, उनको उनका पावर पता नहीं होता कि भाई हमारे पास कौन सा पावर है और हम कौन सी ऑडिट हम कर सकते हैं और हमारे पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए।
हमारे पास क्या रोल होना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं होता। तो उनकी जो ऑडिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है। अगली स्लाइड में मैं आपको वो बता रहा हूँ कि भाई कम्युनिटी ऑडिट क्या है। अच्छा अब सर, एक कम्युनिटी बात और ऑडिट पूछनी है। वही चीज। हेलो। जी जी, सवाल पूछें। ये सीएमओ जो होते हैं ये एलएसयू के अंडर आते हैं? एलएसयू प्रोग्राम मैनेजर जो होता है उसके अंडर में आते हैं सीएमओ? नहीं, सीएमओ अलग से एक डिपार्टमेंट होती है। हमारे पास डिपार्टमेंट एक है, लेकिन उसमें विंग अलग है। हमारे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी विंग्स हैं, जिनमें आपको पता है कि हमारे पास प्राइमरी के अलग विंग है, सेकेंडरी एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के अलग विंग है। इसी तरह से हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अलग विंग है। इसी तरह से अलग अलग विंग्स हैं। टीटीआई यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अलग विंग है। और इसी तरह से हमारे पास एक विंग है जिसको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग कहते हैं। और उस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग का पूरी सिंध के ऊपर जो सरबराह होता है वो 20वें स्केल का ऑफिसर होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, डीजीएमएनई जिसको कहते हैं। और उसके नुमाइंदे हर जिले में होते हैं, उसको हम कहते हैं चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर, सीएमओ। और उसके अंडर में मॉनिटरिंग ऑफिसर्स होते हैं जिसको हम तहलका मॉनिटरिंग ऑफिसर कहते हैं। और उसके अंडर में मॉनिटरिंग असिस्टेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग वाले या बायोमेट्रिक वाले, उर्फ आम में हम कहते हैं जो स्कूल में जाते हैं और आपसे बायोमेट्रिक लेते हैं। लेकिन सर आपने ठीक है पहले ये भाई। बताया था ना कि आरएसयू के अंडर में आते हैं ये सब। नहीं, आरएसयू के अंडर में मैंने नहीं कहा। आरएसयू के अंडर में एलएसयू आता है, वो अलग है। अच्छा। जी। ठीक है, मेरी एक दफा ना ब्लॉक 6 में गुलशन में वहाँ पे डेटा एंट्री की वहाँ पे लगी थी ना। तो वहाँ पे जो एलएसयू के मैनेजर्स होते थे ना, ये सीए जो बायोमेट्रिक वाले उनको सबको रिपोर्ट करते थे वहाँ पे। वो उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो अलग बात है, लेकिन उनकी विंग अलग है। अच्छा। सही। लेकिन डिपार्टमेंट हमारी हम्म। एक है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सीएमओ हमारे पास क्यों आता है, प्राइमरी में क्यों आता है, सेकेंडरी में क्यों आता है। तो विंग तो भाई अलग है, लेकिन उनका अलग काम है, उनका अलग काम है। देखिए ये काम जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आरएसयू वालों के साथ वो बैठे हुए हैं तो बैठ सकते हैं, काम भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अंडर में नहीं है उनके। ठीक है, ओके। ठीक है। अब कम्युनिटी ऑडिट क्या है? कम्युनिटी ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से एसएमसी आपकी जो है उसकी जस्टिफिकेशन होती है ट्रांसपेरेंट यूज के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्स यानी जो आपने पैसे निकलवाए हैं अकाउंट से, क्या उससे सरजमीन पे मटेरियल नजर आ रहा है, कोई चेंज नजर आ रही है या नहीं। कम्युनिटी वाले वो चीज आपसे देखेंगे। कम्युनिटी वाले आपसे एविडेंस भी मांग सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी की जो एविडेंस है वो ज्यादातर मटेरियल एविडेंस होती है। जो मटेरियलिस्टिक एविडेंस, जो फिजिकल एविडेंस होती है, कम्युनिटी वालों को आपने वो दिखानी होती है और वो आपसे चेक कर सकते हैं। उनका राइट है, उनका हक है, क्योंकि ये फंड जो आता है वो हेडमास्टर का जाती फंड नहीं है, ना ही किसी वडेरा का फंड है। ये फंड जो है वो सारी कम्युनिटी का है, सारे बच्चों का फंड है। और इसके अलावा, इसके साथ साथ जो जनरल असेंबली होती है आपके एसएमसी की, उस जनरल असेंबली के अंदर जो भी बंदा शामिल होता है उसको हक है कि वो आपकी इस एसएमसी की आपसे कम्युनिटी की ऑडिट कर सकता है। इवन आपका एक छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी स्कूल के क्लास 2 में पढ़ता है, उसको भी राइट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि सर, मैडम, ये जो 22,000 रुपये या 30,000 रुपये या 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए साल में जो आते हैं, वो आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम तो क्या करते हैं, बच्चे को मार के उसको कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, तुम्हारा काम नहीं, तुम टीचर की बदतमीजी करो, लेकिन उसको राइट है, वो आपसे पूछ सकता है। अब ये चेंज एजेंट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको क्यों अपॉइंट कर रही है? क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास एचएसटी पीएसटी सीनियर सीनियर बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट को तो चाहिए भाई उनको प्रमोट करके आप लोगों को अपॉइंट ना करे, लेकिन आपको अपॉइंट क्यों कर रही है हुकूमत को? आखिर वो क्या ऐसी सोची है कि वो आप लोगों को अपॉइंट कर रही है, जूनियर्स को या आप जो यंग हैं उनको अपॉइंट कर रही है? वो इसीलिए कर रही है कि आप लोग चेंज एजेंट एजेंट के तौर पे आएंगे, आप लोग ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्ट हैं। तो वो ऑनेस्टी आपने ना तो सिर्फ देखिए, इरादा आप अच्छा करें, अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोलेगा। आप इरादा अच्छा नहीं करेंगे ना,
शुरू से इरादे में अगर आप खलल पैदा करेंगे, इरादे में इरादा ही आपका नेक नहीं होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इरादा आप नेक करें, अपने आप से वादा करें, अपने बच्चों से वादा करें, अपने जमीर से वादा करें कि भाई काम करना है, काम करना है, जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। ये तो अलग से बात है कि ये गरीबों के पैसे हैं, लेकिन हमें जेब से खर्चा करके ये वाली चीज इसमें आ गई है, हमने वो चीज करनी पड़ेगी कि भाई आप टीचर्स के भी कंट्रीब्यूशन जो लेते हैं वो भी आपने कैसे रखनी होती है इसमें। ठीक है भाई। अब इस यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, यहाँ तक आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे जाऊं, क्योंकि आगे थोड़ा सा चेंज सेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे आज एसएमसी के लेक्चर्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कुछ जैसे रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से या एसएमसी के हिसाब से इंटरव्यू की बेस पे कौन किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बता दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से जो। आप कल मेरे सेशन में थे? जी सर मैं थी, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा। अच्छा। आप अब प्लीज मैडम क्वेश्चंस आपके इस बता दें। सवाल का जवाब ये है कि कल तकरीबन बड़े बड़े 4 से 5 सवाल मैंने बताए हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप नहीं थे कल। आप नहीं सर क्वेश्चन मैं पूछ थी। रहे हैं। जी क्वेश्चन। जी, तो देखिए आपसे वो क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं कि भाई आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के हवाले से कल मैंने आपको ये बताया था कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताएं, रियल एक्सपीरियंस आपने बताना है कि हमारे स्कूल में कभी भी इलेक्शन नहीं हुई, लेकिन हमने सुना है कि माजी में हुई थी, मैं जब तक गई हूँ तो कोई इलेक्शन नहीं हुई। इस तरह से आपने रियल सिचुएशन के साथ साथ आपने पॉलिसी भी बतानी है। अगर पॉलिसी से आप ना आशना होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपने जरूर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो पढ़ के जाना है, वो तमाम की तमाम चीजें आपने अपने एक्सपीरियंस में करेक्टली बतानी है। ऐसा नहीं बताना कि नहीं हमारे पास एचएम है, वो सारे का सारा पैसा जो है वो निकलवाती हैं और वो खा जाती हैं, ऐसे नहीं बताना आपने। वो आप ऑफिशियल जो जवाब है वो आपने बताना है कि क्या प्रोसीजर है। एक तो आपसे ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई जी कितना फंड आता है, प्राइमरी स्कूल में कितना फंड आता है, सेकेंडरी स्कूल में कितना फंड आता है, हायर सेकेंडरी में कितना आता है, एलिमेंट्री में कितना फंड आता है। तो वो कल मैंने टेबल आपको बता दी थी, उसमें वो चीज लिखी हुई है। इसके साथ साथ आपसे वो मेंबर्स भी पूछ सकते हैं कि भाई प्राइमरी और एलिमेंट्री में कितने मेंबर्स एसएमसी में इलेक्ट होते हैं और कितने मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन वाला सिर्फ एक होता है जो सेक्रेटरी होता है, खुद एचएम होता है, वो सिलेक्ट होता है, बाकी सारे इलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई एसएमसी की ऑडिट कैसे होती है, एसएमसी का अमाउंट जो आता है उसमें रिकॉर्ड कौन से होते हैं, रिकॉर्ड के नाम बताएं आप। इस तरह से छोटे छोटे, और ये जो मैं प्रेजेंटेशन में जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन से ही मैंने बनाई है। अगर एसएमसी के हवाले से अगर मैं आपसे तमाम की तमाम चीजें मैं आपसे शेयर करूं, तो आपको मैं ये बताऊं कि मैं और सर आदिल, हम दोनों एसएमसी के हवाले से हमने एक बड़ी 3 बल्कि 4 दिन की अलग अलग से हमने ट्रेनिंग हमने ली थी पाइट में, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन नवाबशाह शहीद बेनजीर आबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हमने वहां पे अलग से 3-4 दिन की अलग ट्रेनिंग हमने ली थी, एक मरतबा ली थी, फिर हमने दूसरी मरतबा भी ली थी। और उसके साथ साथ आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, AKUIED जिसको कहते हैं, उसमें भी 10 दिन की ट्रेनिंग कभी किसी जमाने में मैंने ली थी। तो ये है कि अगर तमाम की तमाम चीजें एसएमसी के हवाले से मैं आपको बताने चलूं, तो फिर तो ये होगा कि आपके 3 दिन तो क्या बल्कि सॉरी 3 घंटे क्या, बल्कि आपको 3 दिन पूरे दिन के एसएमसी के तमाम एबीसी अगर मैं पढ़ाऊं तो फिर तो बहुत ज्यादा टफ चीजें हो जाएंगी। इसमें हम सिर्फ वही चीजें बताते हैं जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं, छोटी मोटी चीजें हम वही बताते हैं। कोई और सवाल है आपके जहन में? सर ब्रेक करते हैं और ठीक है सर। एक बात बेटा नताशा बेटा, एक बात मेरी आप समझे। एक तो आप बच्चों के जी साथ जी बैठी हैं तो ये आपकी मजबूरी होगी, हम भी इस चीज को समझते हैं।
लेकिन ये है कि ये आप एक तो सवाल के बाद माइक अपना ऑफ कर दें। अभी भी जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप भले माइक ऑफ रखें और आराम से सुने। सेकेंडली ये है कि ये बच्चे किसी के हवाले करें ना, घर में कोई फर्द है उसके हवाले करें, कोई ना कोई होगा, या मतलब ऐसा कुछ करें, ये आपका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वी डू फील इट ना। और ये बड़ा पेनफुल है कि आपके ये एक हफ्ता है, तो इस हफ्ते में भी अगर इस तरह अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होंगी और आपकी खुदा ना खास्ता कोई चीज रह जाती है, तो हमें दुख होगा। हमारा ये है कि हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, सबका नाम इंटरव्यू में आना चाहिए। हम इसी वजह से 4-5 टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं कराएगा तैयारी जिस हिसाब से हम प्राउडली ये कहते भी हैं। तो आप काइंडली ये थोड़ा सा देख लें ये बच्चे वगैरह या इस तरह जो है ना, ये क्योंकि दूसरे बच्चे भी फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, तो काइंडली ये हमारे साथ कोऑपरेशन करें। और सवाल के बाद भले आप जो है ना अपना ऑफ कर दें, या चैट में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वी डू कोऑपरेट। ठीक है ना, हम आप लोगों के लिए भी हैं यहीं पे। बाकी जो है कोशिश करें कि अपना अपनी तरफ से ये चीजें नोट करें, अपने पास रजिस्टर। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है ना किसी भी कैंडिडेट के पास, तो ये आप जाया कर रहे हैं। मतलब अब फिर सेशन का इतना ऐसा फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमें अभी कुछ चीजें याद होंगी, मतलब हम समझते हैं कि हमको बड़े काम्बू खान जीनियस हैं, इस तरह नहीं होता। भले कोई भी हो, मैं क्यों ना हूं, तो हमें थोड़ी देर के बाद चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, इवन मुझे वीडियो भी बनानी होती है तो मैं वो लिख लेता हूँ कि आज मुझे कौन सी चीजों पे काम करना है। तो काइंडली आप एक तो रजिस्टर रखें। कल सर ने बिल्कुल डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं, मुझे भी याद है, हालांकि मेरा इंटरव्यू नहीं है। तो उस इवन देन माना मुझे भी याद है। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पर्टिकुलरली नताशा को ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली ये देख लें, और बच्चों वाला थोड़ा सा जो है ना ये इधर उधर उसको उनको करें कि जैसे आपकी मजबूरी होगी हम समझते हैं, लेकिन इसको काइंडली देख लें। ठीक है ना। तो अभी हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद आप लोगों को लिंक दोबारा भेजते हैं। थैंक यू सो मच।